गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर या स्फेरिकल सेल। इस वीडियो के अंदर अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पढ़ेंगे और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस प्रकार से अपन ने कंडक्टिंग स्फीयर के लिए 3 पॉइंट्स पर बात की थी कि कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर यदि कोई पॉइंट जो हो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया था, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया था और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात किया था और फिर दूरी के साथ उसका ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक उसी प्रकार इस टॉपिक के अंदर अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक के अंदर भी अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे यानी इंसुलेटर स्फीयर लेंगे और उसके लिए अपन 3 पॉइंट्स पर, एक तो बाहर, एक सरफेस पर और एक इनसाइड, सेंटर पर भी अपन इसकी क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अपना आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग भी लिखा हुआ आ सकता है, इंसुलेटर भी लिखा हुआ आ सकता है। नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2021 में एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इस चीज़ का भी तुम लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे, आउटसाइड भी बात करेंगे, इनसाइड भी बात करेंगे, सरफेस पर भी बात करेंगे और चौथा यहाँ पर सेंटर पर भी बात करेंगे और 5वीं चीज़ ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस के साथ। ठीक है, जब भी अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अपने को एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो वाली चीज़ काम में लेनी होती है। ठीक है, और जब भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग की बात की जाती है तो कंडक्टिंग को जब भी चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर उसके वॉल्यूम के अंदर यानी इनसाइड डिस्ट्रीब्यूट होता है। या ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ पर उसको दिया जाता है आवेश वो वहीं पर मौजूद हो जाता है। ठीक है, जबकि कंडक्टिंग स्फीयर को जब भी चार्ज दिया जाता है, या किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर ही ज़रूरी नहीं है, वो कोई भी बॉडी हो सकती है कंडक्टिंग, जिसको चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज उसके कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गई बात? तो और टॉपिक है अपना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पर। पॉइंट P क्या है? जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पर अपने को क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो केस फर्स्ट लेकर चल रहा हूँ मैं। केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is located at outside to the non-conducting sphere, R is greater than R। R सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस है और कैपिटल R नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस है। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर स्थित हो। क्लियर हो गई बात? तो शुरू करते हैं टॉपिक। ये अपन R रेडियस का कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, कैपिटल R रेडियस है, वो इसका सेंटर है। जैसे ही इसको +Q चार्ज दिया जाता है तो जो चार्ज होगा इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस चार्ज के कारण इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट P पर अपने को क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। और इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और इसके ऊपर स्मॉल एलिमेंट एरिया या सरफेस की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ है, जिसको मैंने यूनिट वेक्टर r कैप से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर हो गई? हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ पर अपन जो रिलेशन काम में लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उस स्थिति में अपने को आर कैप और डी आर, जैसे इसके ऊपर मैं स्मॉल एलिमेंट डी आर ले लूँ तो डी आर की डायरेक्शन भी इधर होगी और सरफेस की जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी किधर है, बाहर की तरफ है। जो दोनों बाहर की तरफ है तो उनके बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल, जैसा कि अपन ने
पिछले टॉपिक के अंदर भी किया था कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। तो आर कैप डॉट डी आर जो आएगा अपना ए डॉट बी से अपन उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये डायरेक्शन शो की जाती है। अदरवाइज अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्ञात करें तो इस डायरेक्शन को शो करना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखोगे कैसे, मैं एक बार बोल रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अकॉर्डिंग टू diagram we consider a non-conducting sphere with radius capital R. When we give plus q charge to the non-conducting sphere, then charges are uniformly distributed inside to the sphere. We want calculate electric potential at the point P. Point P is the distance of point P is R from the center of non-conducting sphere. ठीक है, और उसके बाद में अपने को क्या याद करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, चित्रानुसार आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक आवेशित गोला लेते हैं जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। आवेश एक समान रूप से अचालक गोले के अंदर वितरित हो जाता है। इस आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर स्थित गोले के बाहर बिंदु पी पर अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये वाली चीज़ें ही तुम्हें कॉपी में लिखनी है। ठीक है, तो अब अपने को क्या याद करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसा अपन ने केस फर्स्ट कंडक्टिंग स्फीयर के लिए किया था। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। तो यहाँ से dV इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का E डॉट dr। समाकलन कर दो बाय इंटीग्रेशन V इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का E डॉट dr। V आउटसाइड ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं V आउट इज इक्वल्स टू माइनस का E आउट डॉट डी आर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक, ये हर डेरिवेशन के अंदर सेम ऐसा ही करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन चाहो तो डायरेक्ट ये वाली चीज़ भी काम में ले सकते हो। ठीक है, V इज इक्वल्स टू माइनस का E डॉट डी आर, इतना लिखने की बजाय ये भी काम में लिया जा सकता है डायरेक्ट। V इज इक्वल्स टू माइनस का E डॉट डी आर। आउटसाइड की बात की जा रही है तो V आउट इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस E आउट डॉट डी आर, उसका इंटीग्रेशन। वापस चैप्टर नंबर सेकंड में जाएं अपन। चैप्टर सेकंड में अपन ने गॉसेस लॉ पढ़ा था और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। और गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस में अपन ने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जो आउटसाइड पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात की थी, किसी भी अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पर निकल के आई थी KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इन्फिनिटी से जिस पॉइंट तक लाया जाता है। अब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक ला रहे हैं और P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। तो क्या हो जाएगी लिमिट इसकी, इन्फिनिटी टू R। अगेन वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट द आउटसाइड ऑफ स्फीयर वो होता है E आउट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, वैल्यू पुट कर दो E आउट की। तो V आउट इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। ठीक है, तो V आउट इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। ये वाली चीज़ A डॉट B होता है AB cos थीटा। ठीक है, तो R कैप डॉट dr ये क्या बन जाएगा अपने पास R dr cos थीटा। ठीक है, R कैप क्या है, R कैप यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1। R कैप और dr जैसा कि मैंने तुम्हें डायग्राम में बताया था इस तरीके से, ये R कैप भी इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर dr स्मॉल एलिमेंट लिया जाए तो उसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 0। तो cos 0 इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट करें तो R कैप डॉट dr इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 × 1 और dr। तो R कैप डॉट
dr बनेगा dr। इस चीज़ को ध्यान में रखना। a डॉट बी यहाँ पर r कैप डॉट डी आर, a डॉट बी कॉस थीटा, a डॉट बी से क्या करेंगे अपन, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री है, r कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होती है। थीटा 0 डिग्री क्यों है वो मैंने यहाँ समझा दिया है कि r कैप और dr दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो अपने पास जो थीटा है वो 0 डिग्री आ जाएगा। आगे चलते हैं अपन। वैल्यू पुट कर दें तो v आउट इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास माइनस इन्फिनेटिव टू r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन किया जा सकता है, v आउट इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू को बाहर निकाल लो, इन्फिनेटिव टू r 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन मैं पिछले वीडियो में भी तुम्हें बता चुका हूँ, डायरेक्ट लिखना है तुम्हें 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का 1 अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दो तो v आउट इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू, और ये आ जाएगा 1 अपॉन आर और लिमिट होगी इन्फिनेटिव टू आर। इंटीग्रेशन की लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले ऊपर वाले लिमिट भरेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट। तो v आउट इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास के क्यू 1 अपॉन आर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो v आउट इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, तो किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अचालक गोले के लिए उस अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, विद्युत विभव की वैल्यू निकल के आई है वो आई है v आउट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला v आउट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है r के, यानी जैसे जैसे अपन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार v आउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है q, यानी जितना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं जो मेन है वो ये याद रखना है कि v आउट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है r के, यानी अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर जो विद्युत विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे अपन अचालक गोले से विद्युत विभव की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर हो गई बात। तो ये तो अपन ने बात की है किसके ऊपर, अचालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर। केस फर्स्ट था अपना व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड एट आउटसाइड टू द स्फीयर। यदि पॉइंट P सरफेस के ऊपर लिया जाए, यदि पॉइंट P कहाँ पर लिया जाए, सरफेस के ऊपर, तो एक तरीका तो ये है कि अपन डायरेक्ट बोल दें कि वी नो दैट एट द आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, तो v आउट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और सिर्फ क्या चेंज करनी पड़ेगी अपने को, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, और लिमिट स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। लेकिन अगर एग्जाम में अलग से पूछ ले कि केवल सरफेस पर ज्ञात कीजिए तो पूरा डेरिवेशन अपने को दोबारा से करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो मैं फटाफट शॉर्टली इस पूरे डेरिवेशन को मैं वापस कर रहा हूँ किस तरीके से, देखो। केस सेकंड है कि व्हेन पॉइंट P इज लोकेटेड एट द सरफेस टू द स्फीयर, और स्मॉल r इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, कैपिटल R। ठीक है, जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है, किस प्रकार से, डायग्राम भी देख लेते हैं। ये अपना r रेडियस का कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कैपिटल R रेडियस का, इसको प्लस क्यू चार्ज दिया गया। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज होगा वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस के सरफेस पर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, और इस पॉइंट P की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r है। तो वही वी नो दैट रिलेशन बिटवीन E एंड V। E एंड V का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। V इज इक्वल्स टू माइनस का E डॉट डी आर। अब V सरफेस की बात की जा रही है तो V S इज इक्वल्स टू आ जाएगा, S का मतलब है
सरफेस से। तो वी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ई एस डॉट डी आर, लिमिट इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, क्योंकि जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल है, कैपिटल आर के बराबर है। सरफेस है तो सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के बराबर होगी। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, कैपिटल आर, यानी लिमिट जो हो जाएगी चार्ज को कहाँ से ला जाएगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। क्लियर। बाकी ई एस होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। वैल्यू पुट करें तो वी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ये वापस क्या बन गया, ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा। आर कैप की वैल्यू 1, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कोस 0 भी क्या आएगा 1। तो क्या बनेगा ये आर कैप डॉट डी आर, क्या लिखा जा सकता है डी आर, बिकॉज आर कैप एंड डी आर इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी आर कैप और डी आर दोनों एक ही दिशा में होने के कारण थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो वी एस इज इक्वल्स टू आ चुका है अपने पास इन्फिनिटी टू आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो वी एस इज इक्वल्स टू के क्यू को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन के, तो के क्यू इन्फिनिटी टू आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का डायरेक्ट समाकलन 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का समाकलन होता है माइनस का 1 अपॉन आर। तो वी एस इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का के क्यू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, के क्यू 1 अपॉन आर लिमिट इन्फिनिटी टू आर। तो वी एस इज इक्वल्स टू आएगा के क्यू 1 अपॉन आर माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। तो वी एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर या किसी भी स्फेयर की जो रेडियस होती है वो कांस्टेंट होती है, चार्ज अपन ने दिया वो भी फिक्स है, के ऑलरेडी कूलम्ब कांस्टेंट होता है, यानी एक तरीके से ये सारी चीज़ें क्या होंगी कांस्टेंट होंगी। तो रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सरफेस पर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। देखो पिछले केस में अपन ने क्या देखा था, पिछले केस में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब जो पॉइंट P होता है वो क्या होता है नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के बाहर होता है, लेकिन जब पॉइंट P नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पर है तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसकी वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए वी एस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ध्यान रखना ये सिर्फ सरफेस की कंपेरिजन में है, यानी आउटसाइड और सरफेस के कंपेरिजन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पर होगी, वी एस इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी सरफेस पर होगी। ऐसा पूछ ले एग्जाम में कि अधिकतम कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा कहाँ होगी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, तो वो आगे अपन केस 4 में बात करेंगे जब सेंटर की बात करेंगे। सेंटर के अंदर अपन देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस की तुलना में भी 1.5 गुना 1.5 गुना ज़्यादा होता है, इसका मतलब सेंटर के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो वो वाली चीज़ अपन आगे बात करेंगे। फिलहाल आउटसाइड और सरफेस की कंपैरिजन की जाए तो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे जैसे फिर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 2 केस की अपन चर्चा कर चुके हैं। केस फर्स्ट में अपन ने आउटसाइड बात की है, केस सेकंड में अपन ने सरफेस पर बात की है, और दोनों के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात कर लिया है जो लगभग सेम से डेरिवेशन थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में केस थर्ड अलग से पूछा जाता है, एग्जाम में केस थर्ड अलग से पूछा जा सकता है, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। धन्यवाद।